नमस्कार, मैं पीयूष निश्चल आप सभी का स्वागत करता हूं द गोल्डन आवर में। आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स जुड़े हैं जो कि अपने हिंदी साहित्य में बेहतर कर रहे हैं, हिंदी साहित्य के लिए बेहतर कर रहे हैं। वो अपनी लेखनी से बहुत लोगों को प्रभावित कर चुके हैं। तो आज वैसे शख्स से मिलेंगे हम। तो आइए उनसे हम कुछ बातें करते हैं, उनके बारे में कुछ जानते हैं, वो हमें क्या सीख देते हैं, वो समाज के लिए क्या सीख देते हैं, ये हम जानेंगे। उनकी शुरुआत कैसे हुई और वो क्या क्या और करना चाहते हैं, किस मुद्दों पे बात करना चाहते हैं, तो हम जानेंगे आज उन शख्स से जो हमारे साथ आज जुड़े हैं। धन्यवाद पीयूष जी, जो आपने अपने प्रोग्राम में मुझे आमंत्रित किया और आप जिस तरह से साहित्य को जो साहित्य सृजन कर रहे हैं उन लोगों तक पहुंच रहे हैं और उनकी जो लेखन कला है उनको जो अपने चैनल के द्वारा उभारने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। और आप एक अच्छे काम कर रहे हैं और एक बहुत साहित्य में एक तरह से आप योगदान देने का काम कर रहे हैं। आइए तो अब बातों का सिलसिला शुरू करते हैं ऐसे शख्स से जो कि साहित्य में कदम रख चुके हैं। तो उनसे हम कुछ सवाल जवाब करेंगे, कुछ उनके बारे में जानना चाहेंगे। तो स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है जी, अमरेज अर्शिक जी। जी धन्यवाद। आप अपने बारे में कुछ बताएं। धन्यवाद पीयूष जी। मेरा नाम है अमरेज अंसारी अर्शिक और मैं हजारीबाग का ही मूल निवासी हूँ और मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। तो अर्शिक जी, आप हमें आपने भी बोला कि अब पढ़ाई चल रही है, तो आप हमें ये बताएं कि आप प्राथमिक शिक्षा कहाँ से लिए हैं, स्कूलिंग कहाँ से किए हैं, आपकी कॉलेज कौन सी रही है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। बहुत लोग हैं जो जानने को उत्सुक हैं, तो आप मुझे बताएं ये चीज़ें। देखिए, ये तो मैं तो एक काफ़ी गरीब परिवार से हूँ, मजदूर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे अब्बा जान जो है वो राजमिस्त्री का काम करते हैं, तो इसी वजह से मेरी पढ़ाई जो है वो उतना हाई लेवल तक तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन जो भी है वो बहुत बढ़िया रहा। मेरी प्राथमिक शिक्षा गांव में ही हुई, मॉडर्न शिक्षा निकेतन हाई स्कूल उस स्कूल का नाम है। उसके बाद हमने हायर एजुकेशन की पढ़ाई, हाई स्कूल की पढ़ाई मिशन स्कूल में किया, जो कि हजारीबाग में स्थित है। फिर वहीं से सत कोलम्बस कॉलेज में एडमिशन लिया और वहीं से मैं एक लेखक बनने का एक ख्वाहिश जाहिर हुआ। और हमने उस समय जब 9वीं क्लास में था, उस समय हमने तय कर लिया था कि मुझे एक राइटर बनना है, एक लेखक बनना है। मेरे अंदर में क्या गुण है, ये हमने 9वीं 10वीं में पहचान लिया था। तो कॉलेज में आने के बाद कोलम्बस कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। उसी दौरान बहुत सारे वहाँ प्रोफेसर रहे हैं, जिनसे हमने सवाल किया कि अपने लक्ष्य के बारे में बताया, तो सपोर्ट मिला वहाँ से। और वहाँ से सपोर्ट मिलने के बाद वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ कोलम्बस कॉलेज से। उसके बाद फिर हमने आनंदा कॉलेज गए। आनंदा कॉलेज में फिर वहाँ पर स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद फिर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से हमने हिंदी में स्नातकोत्तर किया और वहाँ से जो हमारे प्रोफेसर रहे हैं डॉक्टर भारत जयावर, डॉक्टर सुबोध सिंह, प्रेम रंजन सर और संध्या मैम, इन सब का काफ़ी योगदान रहा मेरे साहित्य को निखारने में। और फिर हमने सोचा कि उसके बाद लॉकडाउन हुआ और उस समय हमारे पास समय नहीं बचा, तो फिर इग्नू से हमने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स भी किया है। और अभी एजुकेशन से रिलेटेड हुआ तो अभी मैं बीएड कर रहा हूँ। ये मेरी क्लास जो है वो लगातार चल रही है, बीएड की क्लास। और आगे मेरा पूरी उम्मीद है कि आगे मेरा लक्ष्य है कि हम पीएचडी करें, हिंदी साहित्य में रिसर्च करें और इनसे कुछ साहित्यकारों को जो छुपे हुए साहित्यकार जो लिख के जा चुके हैं, उनसे रिलेटेड कुछ हम खोज करें और उनकी कुछ रचनाओं के ऊपर हम अपना रिसर्च करना चाहते हैं। ये हमारा भी लक्ष्य है और इसमें हम कार्यरत हैं। अर्शिक जी, आपने अभी लॉकडाउन का जिक्र किया, तो लॉकडाउन बहुत लोगों के लिए दुखदायी रहा, बहुत ही क्रिटिकल समय था वो। तो आप मुझे ये बताएं कि जैसे साहित्य जो होता है वो समाज का आईना होता है, तो आप मुझे बताएं कि लॉकडाउन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, या फिर लॉकडाउन में आपने क्या क्या किया, आप कैसे एक समाज को एक अच्छा संदेश देना चाहेंगे।
बहुत अच्छा सवाल किया आपने पीयूष जी। देखिए, लॉकडाउन तो बुरी स्थिति रही है उस समय, और लॉकडाउन में तो सब घर में रह रहे थे, तो वो बहुत दुखद समय था। एक साहित्यकार के लिए तो घर ही सब कुछ होता है, और वहीं उनके पास कलम और कॉपी आ जाए तो उनके लिए तो समय का फिर गुजरना कोई बड़ी बात नहीं होती। जी जी बिल्कुल। तो हमने उस समय जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, पहली लॉकडाउन, तो वहीं से हमने तय किया कि लॉकडाउन में बैठ करके हमें एक किताब लिखना है। हमने ये तय कर लिया था, और हमने जो अपनी दूसरी किताब जो लिखी है, भूलेलाल एक जिंदाकार, हमने उस लॉकडाउन में पूरा किया। 20 से 22 दिन के अंदर में हमने किताब को पूरा 200 पेज तक लेखन करने का काम पूरा कर लिया। और या आपने आपका अच्छा एक सवाल था कि समाज के लिए कैसे, मतलब कि एक लॉकडाउन में आप क्या अपना राय देना चाहते हैं। तो हम समाज को यही कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को हर क्षेत्र में, हर कंडीशन, चाहे हालात कोई भी हो, हालात आदमी के पास तरह तरह का आता है। अगर देखा जाए तो ज़िंदगी भी एक कहानी है, तो कई तरह के हम लोग उस ज़िंदगी का एक पात्र है, और जिस तरह से एक फ़िल्म में या एक कहानी में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं, और वहाँ जो है वो पात्र अपने आप को उसको समस्या का समाधान करता है, उसके लिए संघर्ष करता है। उसी तरह हर इंसान को अपने आप को एक फिल्म का एक पात्र समझना चाहिए, और चाहे हालात जैसे भी हो, उस हालात से उसे उभरने के लिए, बल्कि उभरने के लिए उसको कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। चिंता को चुनौती में बदलने का काम करना चाहिए। देखिए, चिंता कीजिएगा तो अगर किसी बात को अगर हम चिंता में लेकर चलें तो वो सिर्फ चिंता ही रह जाता है। तो कहावत है, चिंता और चिता में कोई अंतर नहीं है। लेकिन चिंता को अगर हम चुनौती में बदल दें तो आदमी के लिए, और आदमी के लिए, उसके लाइफ के लिए, किसी भी आदमी के लिए, हालात के लिए एक बहुत बड़ा चेंजिंग का काम करता है, बदलाव का काम करता है। अगर आपके पास चुनौती है तो आप क्या करते हैं, सतर्क हो जाते हैं और आप उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन आपके पास चिंता है तो आप मायूस हो जाते हैं और बैठ जाते हैं इस तरह से कहीं ना कहीं। तो मैं यही कह सकता हूँ कि आदमी को हर हालात में हर समस्या से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, और चिंता चाहे जितनी भी हो, चिंता को चुनौती में बदलना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। गतिशील रहने के काम इंसान का काम है। अर्शिक जी, आपकी जो पहली किताब है आसमानी रुपये, जी जी आपने इसको कैसे लिखा, किस सोच के आधार पर लिखा आपने, इसके बारे में मुझे आप कुछ बताएं। जी, बहुत अच्छा सवाल रहा आपका। मेरी पहली किताब जो है आसमानी रुपये ही रही, और इस किताब को हमने सोचने में लगभग 5 साल लगा। 2012 में इसको सोच लिए थे, तो कई सारे कहानियों को मिला करके ये एक किताब बना। तो उस समय तो कहानियाँ, देखिए कहानी जो होता है वो मानव जीवन से ही जुड़ा होता है। तो पहले मेरा कुछ और कहानी था, उसके बाद फिर और कुछ कहानी था, एडिटिंग होते होते, सुधार होते होते कि किस क्या मुझे मेरा एक फिल्म जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित की थी उस समय। वो फिल्म था पीके, जो समाज को एक नया मतलब एक दिशा दिया था। तो हमने भी उस समय सोच लिया था कि एक ऐसे अपनी किताब लिखना है कि जो कि मेरा सबसे बेस्ट स्टोरी उस समय जो रहा वो पीके था, पीके की फिल्म की स्टोरी। और हम चाह रहे थे कि उससे बेहतर हम सोचें, ऐसा कुछ स्टोरी सोचें जिससे कि उससे बेहतर नया दिशा मिले। तो ये मेरी पहली किताब थी आसमानी रुपये। इसको हमने सोचने में 5 साल लगा दिया, आपको बता चुके हैं। लेकिन इसे लिखने में लगभग 6 से 7 महीना, जब यूनिवर्सिटी के दिनों में हम 3rd सेमेस्टर में थे, उस समय इसका लेखन हमने शुरू किया था। और 3 से मतलब 4 से 5 महीने के अंदर में इस किताब को हमने लिख लिया और पूरा कर लिया। फिर उसके बाद फिर एडिटिंग का काम, जो वर्तनी थी तो सुधार करने का काम, फिर वो थोड़ा सा चलता रहा दिमाग से। और फिर हमने प्रकाशन से बात की राजमंगल से, तो उन्होंने राजमंगल जो है वो राजमंगल प्रकाशन जो है वो मेरी किताब का कंटेंट को हमने कंटेंट भेजा, उन्होंने सिनॉप्सिस देखा। सिनॉप्सिस देखने के बाद उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और इस किताब को फिर वो छापने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गई। और ये मेरी किताब जो रही वो लगभग 2020 के जनवरी में प्रकाशित हुई। आपने किताब का नाम दिया है आसमानी रुपये। जी, आप मुझे ये बताएं कि जो आसमानी रुपये किताब है वो समाज के लिए क्या मार्गदर्शित करती है, क्या संदेश देना चाहती है किताब? बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे इसके बारे में बताएं। मेरी जो किताब है ये आसमानी रुपये, इस किताब के माध्यम से हम ये किताब जो है वह राष्ट्रवाद पर आधारित है, और ये देश से हित के लिए एक किताब हमने लिखा है। इस किताब में हमारे देश में जितनी सारी छोटी से छोटी समस्या है, उस समस्या को हमने उभारने का काम किया। हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी समस्या को
एक साथ एक पन्ने पर हमने उभारने का काम किया है। और सिर्फ ये समस्याओं को ना सिर्फ उभारा ही है, बल्कि उसका निदान कैसे होगा, उसका निदान का क्या तरीका है, क्या हो सकता है, वो भी हमने इस किताब के माध्यम से हमने बताने की कोशिश की है। ये किताब जो है वो राष्ट्रवाद पे है, और ये किताब के अंतिम अगर पन्नों पे आप जाइएगा पढ़ते हुए, तो आपको एक ऐसा भारत में आप अपने आप को देखेंगे, अपने आप को उस भारत में अपने आप को देखेंगे, समझेंगे, जहाँ पर ना तो बेरोजगारी है, ना तो किसी तरह का कोई क्राइम है, ना तो किसी तरह का कोई समस्या है, ना चिंता है। ऐसा जीवन जी रहा है, जहाँ ऐसा जीवन जी रहा है, जीते हुए हमने दिखाया इस किताब में, कि ऐसा भारत को हमने दिखाया है जहाँ पर ऐसा लगता है जहाँ जैसे कि हम कहीं स्वर्ग में आ चुके हैं। कोई तरह का कोई समस्या नहीं, सारे प्राणियों में, सारे यहाँ के जितने सारे देशवासी हैं, सब आपस में पूरी तरीके से प्यार से रह रहे हैं। किसी तरह का किसी के पास कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या आ भी रही है तो मिलजुल के कर रहे हैं। ऐसा जो हम कभी सोचते हैं कि काश ऐसा एक देश होता, ऐसा एक ज़माना होता, ऐसा हम सोचते हैं, वो हमने इस किताब के माध्यम से बताया है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि आखिर ऐसा होगा कैसे, इस तरह का घटना आखिर होगा कैसे। तो हमने इस किताब के आप टाइटल ही देख चुके हैं, आसमानी रुपये। तो इसमें मुख्य घटना जो है वो आसमानों से बरसते हुए पैसे को हमने दिखाया है। ये एक अनुपम किताब है, और इसमें कई तरह के घटना जो है हमने यूनिक काफ़ी अलग अलग घटना हमने इस किताब में लिया है। और इसमें बहुत सारी, अगर इसमें बात की जाए तो हर एक कहानी पे हर एक 2-4 पन्नों के बीच में एक स्कैन बाय स्कैन हमने तैयार किया, ताकि पाठकों को किसी तरह का बोर ना लगे, किसी तरह का उब महसूस ना हो। और साथ ही साथ जो हिंदी के 9 रस होते हैं, वो 9 रस हमने इस किताब में परोसने का काम किया है। अर्शिक जी, आपने तो अपनी पहली किताब के बारे में बता दिया है, अब आपकी एक दूसरी किताब भी देख रहे हैं जो है बुल्ले लाल एक जिंदा कार। तो आप मुझे इसके बारे में बताएं कि इसको आपने कब लिखा, इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं, तो आप इसके बारे में मुझे बताएं ज़रा। जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मेरी दूसरी किताब के बारे में हमने बता ही चुका है कि हमने इसे लॉकडाउन में लिखा था। और ये किताब जो मेरी है बुल्ले लाल एक जिंदा कार, आप नाम से ही पता चल रहा है कि काफ़ी यूनिक किताब है। और मेरा शुरू से ही ये साहित्य के तौर पे मेरा एक, अगर उपन्यासों के लेखन के तौर पे हम देखा जाए तो मेरा शुरू से ही एक, मेरे जो जितने सारे कंटेंट रहे हैं, जितने सारे कथानक रहे हैं, प्लॉट रहे हैं कहानी की, वो अलग है, एक दूसरे से काफ़ी अलग है। तो बुल्ले लाल एक जिंदा कार, इसमें हमने दिखाया है एक जीता जागता कार को। आप अपने एक जिससे अभी तक निर्जीव कार के बारे में देख चुके हैं, कहानी में पढ़ चुके हैं, एक रोबोट कार के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने इसे एक जीवित कार को दिखाया कि कैसे एक जीवित कार आपके समाज में रह रहा है, जिसे आपको पता ही नहीं चलता है। इस किताब का जो बुल्ले लाल एक जिंदा कार का कहानी का मुख्य पात्र है रेहान, वो कैसे एक ड्राइवर है और एक मैकेनिक भी है, और वो कैसे पूरे समाज में इस लिविंग कार को कैसे ज़माने से बचा कर रख रहा है, कैसे लोगों से बचा कर इसको रखता है, आम कार की तरह से बचा कर रखता है और इसका उपयोग करता है। और ये कार भी रेहान के लिए किसी सुपर हीरो की से कम नहीं है। वो भी सुपर हीरो की तरह किसी न किसी तरह से रेहान की मदद भी करता है। और दोनों रेहान जो मुख्य पात्र है वो और कार, ये दोनों का काफ़ी एक दूसरे में लगाव है। और इस किताब के माध्यम से अगर देखा जाए, हमने समाज को संदेश दिया है कि अभी आज की मशीनरी युग में, आज की जिस तरह का आज का युग चल रहा है, लोग प्रॉफिट की ओर काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, और सिर्फ और इसी प्रॉफिट, लाभ और सुविधा के चक्कर, मतलब कि होड़ में इंसानियत को खो रहे हैं, स्वार्थी की ओर स्वार्थ की ओर अधिक से अधिक बढ़ रहे हैं। तो हमने दिखाया किस तरह से एक इंसान, अगर कोई है, अगर 10 कोई लोग हैं जो स्वार्थ की ओर बढ़ रहे हैं, तो कोई एक इंसान भी रहता है जो निस्वार्थ रहता है, इंसानियत उसके अंदर में रहता है। तो कैसे पूरी उन 10 स्वार्थी लोगों पर वो भारी पड़ जाता है। तो इस किताब के माध्यम से हमने यही बताया है। और इस किताब का प्रकाशन फ्लाईविंग्स ने किया है। फ्लाईविंग्स जो है वो किताबें ज़रा हट करके, उसका एक टाइटल ही यही है, किताबें ज़रा हट करके छापने की। तो अक्सर वो किताबें जो है वो इस तरह का कंटेंट ज़्यादा पसंद करती है फ्लाईविंग्स, और मुझे अच्छा लगता है, उससे हम काफ़ी जुड़े हुए हैं और अभी लगातार अपनी किताबें लिख रहे हैं इस तरह का। अर्शिक जी, हम बस यही जानना चाहते हैं कि आपने बताया कि आप बहुत साधारण परिवार से हो, तो ये जो साहित्य लिखनी है, साहित्य को जो आप लिखते हैं, साहित्य को पढ़ते हैं, तो बेसिकली
जो गरीब परिवार से होते हैं, आपने जैसा बताया, तो अलाउ नहीं करते, साथ नहीं देते, अधिकांशतः यह देखा गया है। तो आप मुझे बताएं कि जब आपने लेखनी का कार्य शुरू किया, आपने साहित्य में कदम रखा, आपने किताबें लिखी, आप किताबें पढ़ते हो, तो घर वालों का क्या योगदान रहा, आपके दोस्तों का क्या योगदान रहा, आपके साथ कौन आए, किसने साथ दिया, किसने नहीं दिया, ये सब मुझे थोड़ा बताएं। और समाज को आप ये संदेश दें कि कैसे हो सकता है चीज़ें, कैसे कर सकते हैं हम, क्या योगदान देने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, योगदान मिलने से ही आगे बढ़ सकते हैं, या फिर आप संदेश को और समाज को और क्या संदेश देना चाहते हैं, आप मुझे धन्यवाद। बहुत अच्छा सवाल किया पीयूष जी आपने। देखिए, अब तो मेरा परिवार जो है वो काफ़ी गरीब परिवार है और मजदूर फैमिली से हम बिलोंग करते हैं। और देखा जाए तो मेरे पेरेंट्स जो हैं, अभिभावक जो हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं। उस ज़माने में उतना ज़्यादा पढ़ाई लिखाई उनके ज़माने में चलता नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे अब पापा ने मुझे काफ़ी पढ़ाने के लिए काफ़ी संघर्ष किए और हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा पढ़ाएं। जहाँ जो भी है उनके तरफ से सपोर्ट करना वो पूरी तरीके से किए। जब हम लेखन का शुरुआत जब हम कर रहे थे अपने घर से, तो लिखते रहते थे हमेशा, तो घर वालों को भी थोड़ा सा लगता था अजीब कि क्या लिखते रहता है, क्या अजीब अजीब काम करते रहता है। और या हम सोचते रहते, अगर हम कभी जैसे कहानी होता है उसको सोचना पड़ता है, अपने आप में पहले बातचीत करना पड़ता है कहानी के लिए, क्योंकि कहानी आपके चारों ओर होती है और उन्हीं चारों ओर कहानियों को अपने आप खींचना पड़ता है, उनको पहले बोलना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो हम छत पर अक्सर ऐसा मतलब बोलते रहते थे कहानियों के बारे में कि इस तरह का कहानी है, अपने पात्रों के बारे में चर्चा करते थे। तो आसपास के जो लोग होते थे उन्हें लगता था कि ये लड़का पागल हो गया है, अपने आप से बात करता है। तो इस तरह का भी मुझे सिचुएशन जो है मुझे अपना माहौल में, अपने मोहल्ले में, आस पड़ोस में मुझे ये सब सहने को मिला है। काफ़ी लोग एक तरह का अफवाह भी उड़ा दिए हैं कि लड़का पागल है। तो मुझे इससे कोई परवाह नहीं था, मैं जान रहा था मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है, मैं अपने काम में लगा रहा। और इसके बावजूद मेरे पढ़ाई जो है, क्योंकि घर वाले मेरे बता चुके हैं कि मजदूर हैं, तो हमने अपना पढ़ाई का खर्च जो है हमने कोशिश किया खुद से करने के लिए। हमने जो भी इसका पढ़ाई का जो खर्च था हमने खुद से, मैं कभी कभी किसी काम में जा कर के, या पेंटिंग हो या किसी तरह कुछ भी काम हम उसे में कर लेते थे, हमें कोई दिक्कत नहीं होता, बस किस तरह से मेरा पढ़ाई चलता रहे। और उसके बाद आगे बढ़ते रहें। तो फिर एक बार लेखन के क्षेत्र में, वैसे तो मेरे पेरेंट्स जो है वो शिक्षित नहीं थे, इसलिए उनको पता नहीं था कि लेखन क्या होता है, राइटर क्या होता है, लेखक क्या होता है। तो मुझे तो ये तो मेरे अंदर में थी तो ज्वाला, ये तो बीज तो कुदरत ने किसी न किसी तरह से डाल चुके थे कि आपको राइटर बनना है, और ये हम समझ भी लिए थे। तो हम आगे बढ़ते ही रहें और उसके बाद सिर्फ सोच रहे थे कि हमको राइटर बनना, लेकिन कैसे बनना कोई रास्ता मुझे पता नहीं था कि कैसे बनना है, सिर्फ ये पता था कि हमको लेखक बनना है। तो उसके बाद मेरे एक शिक्षक रहे हैं आशिक सर, उनका मेरे लेखन क्षेत्र में पहला धक्का देने का काम या पहला मार्गदर्शन देने का काम हमारे शिक्षक आशिक सर ने किया है। उस समय आशिक सर ने हमें काफ़ी ज़्यादा मार्गदर्शन किया, बताया कि इस रास्ते लेखन का भी स्कोप है, लेखन में ये प्रोसेस है, ये काम है, इस तरह का बना जा सकता है लेखक। उसके बाद वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ और हम लगातार लिखते रहे। उस समय छप नहीं रहा था, लेकिन सिर्फ लिखने का काम चल रहा था। लिखते हुए आगे बढ़ते रहे, अपना पढ़ाई भी जारी रहा साइड से, और अगर ज़रूरत पड़ता था पैसे के लिए तो हम कुछ काम भी कर लेते थे साइड से, इसलिए पेंटिंग वेंटिंग का काम जो भी होता था हम कर लेते थे। और वहाँ से लिखते लिखते आगे जा कर के फिर हमने मेरा पहली जो एक कमेंट जो था वो छपा था नंदन पत्रिका में, उसमें बाल पत्रिका है नंदन पत्रिका, वहाँ छपा थे। जब वहाँ छपा तो वहाँ हमने अपने नाम को जब देखा, पूरा हजारीबाग में ज़िले के अंदर मेरा ही नाम है अमरेज अंसारी, इस तरह से, तो हम काफ़ी ज़्यादा खुशी हुए। तो उस समय हमें लगा कि नहीं, मेरा खुशी जो है वो लेखन में ही है, हम अपने आप को छपते हुए देखना चाहते हैं। और वहाँ से मेरा प्रोसेस शुरू हुआ। फिर आकाशवाणी गए, वहाँ भी मेरी कविताएँ शुरू में रिजेक्ट हुआ, वहाँ से सिलेक्शन नहीं हुआ मेरी कविताओं का, काफ़ी ज़्यादा त्रुटियाँ रही उस समय। फिर धीरे धीरे सुधार हुआ और फिर वहाँ भी कविता प्रसारित हुई। उसके बाद फिर आगे चलते रहे, बढ़ते रहे। फिर यूनिवर्सिटी हिंदी में हमने एमए किया, एमए तक पढ़ाई किया। वहाँ फिर हमने किताब लेखन का कुछ शैलियाँ सीखी, हमने रिसर्च भी किया। हमारे एमए के लास्ट सेमेस्टर में एक डिटेशन होता है, लघु शोध पेपर होता है, वहाँ हमने कुछ लिखना शुरू किया।
और उस समय एक हज़ारीबाग के नहीं बल्कि इंटरनेशनल तौर पर अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़े साहित्यकार का मेरा साथ रहा। और वो साहित्यकार रहे हैं डॉक्टर भारत यायावर। अभी वो उस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी उनकी नाम कहीं बोलते हैं कि साहित्यकार जो है वो कभी मरते नहीं हैं। तो आज भी डॉक्टर भारत यायावर जिंदा है, उनकी किताबों में, उनकी रचनाओं में आप आज भी वो जिंदा है हमारे बीच। तो उनका मेरा काफ़ी ज़्यादा साथ रहा। हम अक्सर डॉक्टर भारत यायावर के साथ मिलते थे, उनके घर जाते थे और उनसे बातचीत करते थे। वो काफ़ी ज़्यादा हमें नए नए विचार, लेखन से जुड़े नए नए विचार दिया करते थे और हम इसी तरह प्रेरित होते हुए किताब लिखना शुरू किए। उसके बाद फिर 2019 में हमने लेखन को और आगे ले जाने के लिए हमने मुंबई की तरफ भी रुख किया और मुंबई गए। वहाँ पर संघर्ष भी किया हमने। वहाँ पर मेरा राइटर कार्ड भी बना मुंबई राइटर एसोसिएशन से, और बहुत सारे प्रोडक्शन कंपनी थी, वहाँ भी आगे गई और हमने संघर्ष किया। फिर लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन की वजह से फिर हम क्या किए, वापस आ गए यहाँ पे। अर्शिक जी, आपने अपने बारे में बहुत कुछ बताया, बहुत अच्छा लगा जान करके, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आप मुझे ये बताएं कि जो साहित्य होता है समाज का दर्पण होता है, तो आप साहित्य से जुड़े हैं, तो आप समाज को क्या आईना दिखाना चाहते हैं? आज के युवाओं को, जो आजकल जो लिख रहे हैं, जो नहीं लिख रहे हैं, उन तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं आप? उनको कैसे आपकी बातों से, आप अपनी बातों से प्रभावित करना चाहते हैं? ये मुझे बताएं आप ज़रा। जी, बहुत अच्छा सवाल किए पीयूष जी आपने। देखिए, आज के युवाओं के लिए मैं संदेश की अगर बात की जाए तो मैं आज के युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने सारे इंसान हैं, मनुष्य जिनका जन्म हुआ है, वो कोई ना कोई ख़ास काम करने के लिए उनका जन्म हुआ है। बस ज़रूरत है कि वो अपने अंदर उस गुण को पहचाने। हर इंसान के अंदर में, हर युवा के अंदर में कोई ना कोई ख़ास गुण होता है जिसके बल पे वो एक इतिहास रच सकता है, वो एक कामयाब आदमी बन सकता है। तो मैं कहना चाहता हूँ आज के युवाओं से कि आप अपने अंदर में अपने अंदर में गुणों को तराशने की कोशिश कीजिए। क्या आपके अंदर में गुण है, किस चीज़ में आपका मन लगता है, आप क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, किस चीज़ को आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं, उसको पहले ढूंढने की कोशिश कीजिए। वो अगर आपके अंदर में मिल चुका है, अगर वो मिल गया तो फिर आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं पाएगा। और जहाँ तक मेरा कहने का सवाल है कि आप कोशिश हमेशा करते रहिए और लगातार कोशिश बल पर ही कुछ हो सकता है, बिना कोशिश के कुछ हो नहीं सकता है। और मैं साहित्य को और समाज के बारे में, साहित्य को समाज से मैं ये जोड़कर ये बताना चाहता हूँ कि साहित्य जो है वो समाज का दर्पण है। समाज में जो होता है, जो घटित होती है, वही साहित्य में उसका एक लेखक जो होता है, एक साहित्यकार होता है, वो जगह देता है, उसी चीज़ को वो लिखता है। एक साहित्यकार जो है वो समाज को नई दिशा देने का काम करता है, नई दिशा देने की कोशिश करता है। और जो समस्या हो रही है, जो समस्या जो समाज में है, देश में है, उन समस्याओं को उभारने की कोशिश करता है और समस्या को उभारने के साथ साथ उनका जहाँ तक हो सके वो उनका निवारण भी करता है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि साहित्यकार जो है वो समाज के लिए एक काफ़ी योगदान देता है। साहित्यकार के लिए एक काफ़ी ज़्यादा योगदान रहता है किसी भी समाज में बदलाव के लिए। और आज के जो नए युवा है, जो लेखन में अपना करियर बनाना चाहते हैं या लेखन में अगर चाहते हैं कि हम लेखनी की तरफ बढ़ें, तो उनके लिए मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आप लिखिए जो आपके मन में आता है। आप अपने आप आज के जो आपका समय है, जो आज का जो आपका समय गुजरा, उसके बारे में लिखिए ना, उससे ही आपको बहुत कुछ प्रेरणा मिल जाएगा। आपने आज क्या किया, उनको ही बारे में आप डायरी लेखन शुरू कीजिए। पहले आप डायरी लेखन शुरू कीजिए। डायरी लेखन शुरू करते करते आपके अंदर जो वो एक आत्मा है, उनसे आप बातचीत करने लगेंगे। उनसे आप बस उसी चीज़ को आप लिखते रहिए। उसके बाद और साहित्यकारों को पढ़िए, रचनाओं को पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जो आपको अच्छा लगता है रचना, वो रचनाओं को पढ़ना शुरू कीजिए। पढ़ते पढ़ते आपके अंदर में निखार आएगा, आप लिखना शुरू करेंगे। फिर आपको पता चलेगा कि आप किस विधा में जाना चाहते हैं। आप नाटक के क्षेत्र में जाना चाहते हैं या कविता के क्षेत्र में जाना चाहते हैं या फिर आप फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में जाना चाहते हैं या उपन्यास। बहुत सारी विधाएँ हैं आज के युवाओं के लिए, बहुत सारी विधाएँ हैं। बहुत लेखन में करियर बनाने का बहुत सारा स्कोप है। अभी आप देख ही रहे हैं कि अभी एक नया कई तरह का स्कोप है, जैसे कि ऑडियो लेखन हो गया। आप ऑडियो लेखन लिख सकते हैं, आप पत्रकारिता की ओर लेखन कर सकते हैं। आप चाहें तो फिल्म के लिए लिख सकते हैं, आप किताबें लिख सकते हैं। तो इतना ही नहीं बल्कि आप तो
क्या सारा कि मोबाइल का ज़माना है, फ़ोन का ज़माना है, तो वहाँ पर क्या सारे ऐप्स चलते हैं जहाँ पर लेखन की डिमांड बढ़ गई काफ़ी ज़्यादा, लोग पढ़ना चाहते हैं। अब वो ज़माना चला गया जो कि साहित्यकार लिखते थे वो डायरी में बंद हो जाते थे, वो ज़माना नहीं रहा। अब आप फ़ोन पे लिखिए, लैपटॉप पे लिखिए, बहुत तरह की सुविधा है साथ में, उस पर लिखिए और प्रकाशित कीजिए। क्या सारा के प्रतिलिपि हो गया, और इस प्रतिलिपि जैसे कई तरह का स्कोप है जहाँ आप लेखनी को अपना प्रकाशित कर सकते हैं ऑनलाइन, और आप भी अपना लेखन के क्षेत्र में अपना एक नया नाम, अपना एक अलग पहचान दे सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ आज अभिभावक से कि आप भी कुछ कीजिए और आगे बढ़ते रहिए और लगातार गतिशील रहिए। कुछ भी समस्या आए आपके जीवन में, उस समस्या को आपको हम बता चुके हैं कि चिंता नहीं समझना है, उसको चुनौती में बदलना है। ज़िंदगी है क्या, बस हम एक फिल्म का पत्रकार हैं। हमारा जो कुदरत है, हमारा जो परमात्मा है, वो हम उनका एक पात्र है। वो सबसे बड़े राइटर वही है जो हमारी ज़िंदगी को जो लिख देते हैं कि इस तरह से हमारा ज़िंदगी होगा, हमारी कहानी लिख देते हैं, और हम उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, एक फिल्म के कलाकार की तरह हम उनका क्या करते हैं, अभिनय करते हैं। तो अभिनय करते तो हमको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो लिखा है वो तो होगा ही। बस हम अपने अभिनय के जरिए अपनी ज़िंदगी का कहानी को बदल सकते हैं। हम अपने अभिनय के जरिए अपनी ज़िंदगी को कहानी को बदल सकते हैं, अपने जो हम चाहते हैं वो चीज़ पा सकते हैं। तो एक शायरी है कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो ये हम कह सकते हैं कि आप अपने आप को बुलंद कीजिए, अपने आप को पूरी तरीके से एकदम पूरी तरीके से तैयार कर लीजिए। वो जिद्दी बनिए कि हमें ये चीज़ पाना है तो पाना है। आपको कोई नहीं रोक सकता पाने से उस चीज़ को। भला संघर्ष होंगे, भला थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो आप उस चीज़ तक आप पहुँच जाएंगे। ये मेरा ये एक आपका संदेश है। और एक संदेश ये भी मेरा है, ये संदेश हम लोग एक डॉक्टर भारत यावर जो मेरे गुरु रहे हैं, उन्होंने मुझे ये संदेश दिया है कि आप एक काम पे डिपेंड मत रहिए, अलग अलग स्कोप लेकर चलें, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है, प्रतियोगिता का ज़माना है, और यहाँ पर हर तरह का हर लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेस लगी हुई है। तो इस रेस में आपको एक चीज़ के अलावा 2-3 स्कोप ऑप्शन जो है वो आपको विकल्प जो है वो आपको लेकर चलना है। तो इन्हीं के साथ मैं अपने बातों को विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी, और आसिफ अकेडमी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इस तरह का आप साहित्य के लिए योगदान दे रहे हैं, और नए नए जो लेखन में जो कदम रख रहे हैं नए नए युवा, उनको आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको आप उभारने का काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में लाने का काम कर रहे हैं। ये आपके लिए मेरे लिए बहुत बड़ी ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपने मुझे ये मौका दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरह का काम किया। और मैं आपकी भविष्य की कामना करता हूँ, उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप इस तरह कामयाब होते रहें। और आपका चैनल भी आसिफ अकेडमी जो चल रहा है, काफ़ी जो नए नए साहित्यकार को चांस दे रहा है, मौका दे रहा है, उन्हें उभारने का काम दे रहा है, वो उसी तरह उन्हें उभारने का काम देता रहे और आगे बढ़ता रहे। मैं आपकी ये दुआ करता हूँ कि आपका चैनल आगे बढ़ता रहे, और आप लोगों से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि आसिफ जैसा अकेडमी जैसे चैनल, जितने सारे चैनल से जुड़े हैं, उनको आप सहयोग दें, क्योंकि ये बहुत अपना कीमती समय दे करके साहित्यकारों को जब उभारने का काम करते हैं। अपने क्षेत्र में जो नए जो अनुपम और जो टैलेंटेड लोग हैं, टैलेंटेड युवा हैं, उनको ढूंढने का काम करते हैं, ढूंढ करके उनको पूरे आपके सामने में लाने का काम करते हैं। तो आप उनका सपोर्ट कीजिए, और इनका चैनल है यूट्यूब, तो उन पर आप कमेंट कीजिए और इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो है वो बहुत मेहनती करते हैं, इनका निस्वार्थ होकर ये काम करते हैं। तो आज के युग में निस्वार्थ होना एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद फिर पीयूष जी, और आसिफ अकेडमी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर अपनी बात रखने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद अमरेज अंसारी, अर्शिक जी, आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा, आपके बारे में जान करके बहुत अच्छा लगा। तो चलिए, अब इसकी आखिरी घड़ी आ गई है हम लोगों की, तो हम लोग फिर मिलते ही रहेंगे। तो आप इनको देखिए, इनके बारे में जानिए और देखते रहिए द गोल्डन आवर और आसिफ अकेडमी चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आप अमरेश जी, आप ऐसे ही बस लिखने का कार्य करते रहें, साहित्य में कदम बढ़ाते रहें, आप आसमान की बुलंदियों को छुएं, ये हमारी दुआ है, कामना है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we